माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था मिक्सोफाइसी के कैरेक्टर्स और नॉनस्टॉप पढ़ा था। आज हम आपको दूसरा एल्गा पढ़ा रहे हैं जो मिक्सोफाइसियन है। नाम है इसका ऑसिलेटोरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को जानेंगे। इट बिलोंग्स टू द क्लास मिक्सोफाइसी, ऑर्डर नॉस्टोकेल्स, फैमिली ऑसिलेटोरिएसी और जीनस का नाम है ऑसिलेटोरिया। इसके ये मेन कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं। इसे वन बाय वन हम यहाँ पढ़ दे रहे हैं, इसके बाद हम इसे समझाते हैं। इट इज फाउंड इन एक्वेटिक एंड सब एरियल हैबिटेट। मतलब क्या हुआ, ये एल्गा हमें पानी में भी दिखाई देता है और सब एरियल कंडीशन जहां मड जैसा हो, कीचड़ जैसा हो, यानी लैंड भी है और वाटर भी है, सब एरियल कंडीशन में भी ये दिखाई देता है। इट इज अ अनब्रांच फिलामेंटस एल्गा। यहाँ देखिए, ये इसका ट्राइकोम है। ट्राइकोम इसलिए कहते हैं क्योंकि हेयर लाइक बहुत ही पतला फिलामेंट होता है इसका। तो इसका फिलामेंट हमें कैसा दिखाई दे रहा है, अनब्रांच। इसमें कोई भी अगल बगल लेटरल ब्रांच यानी इधर या उधर कोई भी लेटरल ब्रांच की ग्रोथ नहीं हुई है। अगले पॉइंट को हम देखें। ईच सेल ऑफ ट्राइकोम इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर। कहने का मतलब क्या है, मैंने पिछले टर्म पे भी बताया था कि सेल दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है और दूसरी यूकैरियोटिक होती है। जो मिक्सोफाइसियन एल्गी होती है, जितनी भी एल्गी जो मिक्सोफाइसियन हो, मिक्सोफाइसी की क्लास को बिलोंग करती हो, सभी में सेल प्रोकैरियोटिक होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी प्रत्येक सेल के पास जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, अनडेवलप्ड होगा। सो द सेल्स आर undeveloped या primitive type cells are found because these cells has very primitive, ill-developed, undeveloped nuclear system. Next point अगर हम देखें, the breadth of the cell is more than the height. हम हर सेल को देखें तो इसकी ये लंबाई कम है और चौड़ाई ज्यादा है। यानी ऑसिलेटोरिया की प्रत्येक सेल लंबी कम होती है, लंबाई देखिए कम है और चौड़ाई ज्यादा होती है। अगले पॉइंट को हम देखें। द एपिकल सेल हैज थिकेंड मेम्ब्रेन विच इज नोन एज कैलिप्ट्रा। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिसका ये एपिकल सेल, सबसे ऊपर वाली सेल, ये थिकेंड हो जाती है, सेल वॉल बहुत मोटी हो जाती है और इसी स्पेशल स्ट्रक्चर को हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज कैलिप्ट्रा? सो कैलिप्ट्रा इज द एपिकल सेल विच हैज वेरी थिक सेल वॉल। और ये सेल वॉल इस रूप में भी हमको एपिकल सेल दिख सकती है, एक्यूमिनेट टाइप भी दिखाई दे सकती है और कैपिटेट जैसे कोई कैप पहना दिया गया हो, इस तरह भी हमको कैलिप्ट्रा दिखाई देता है। अगले पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, यानी इनकी जो सेल वॉल होती है, हम जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स में यही अंतर है। प्लांट की जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन बाहर से एक आवरण से घिरी होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जबकि एनिमल के केस में हमको सेल वॉल दिखाई नहीं देता। यहाँ इस एल्गा की जो सेल वॉल है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी है, जिसमें साथ में और क्या पाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड और फैटी एसिड। ये चारों चीजें मिल करके यहाँ सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रही है। एवरी सेल इज डिफरेंशिएटेड इनटू क्रोमोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी इसकी प्रत्येक सेल चूंकि प्रिमिटिव टाइप की सेल है और जो भी सेलुलर कंटेंट है वो किनारे की ओर हमको दिखता है, यानी इसका प्लास्टिड, इसका जो लैमेली के रूप में या थैलेकॉइड के रूप में यहाँ पर हमको प्लास्टिड दिखाई देता है, या रिजर्व फूड मटेरियल जो बना है
वो भी हमको यहीं किनारे दिखाई देता है और यहीं पर पिगमेंट पाए जाते हैं। क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गा है ये, मिक्सोफाइसियन एल्गा आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गा। क्योंकि ब्लू ग्रीन है इसीलिए इसके पास जो मेन पिगमेंट है वो कौन से हैं? क्लोरोफिल ए है, फाइकोसाइनिन सी है, फाइकोइरिथ्रिन सी है। ये 3 पिगमेंट इसमें डोमिनेंटली पाए जाते हैं। कौन कौन सा मैंने कहा? क्लोरोफिल ए होगा, फाइकोइरिथ्रिन सी होगा और फाइकोसाइनिन सी होगा। ये 3 पिगमेंट के कारण ही इस एल्गा का कलर ब्लूइश ग्रीन होता है। अब हम अगले पॉइंट की ओर ध्यान दें तो यहाँ मैंने एक फिनोमेनन लिखा है जिसका नाम है गडुको फिनोमेनन। और इस गडुको फिनोमेनन, इस फिनोमेनन को देखने वाले जो साइंटिस्ट थे, फाइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था गडुको और उन्हीं के नाम पर इस फिनोमेनन का नाम पड़ गया गडुको फिनोमेनन। और इसमें होता क्या है? ऑसिलेटोरिया डेवलप्स डिफरेंट शेड्स व्हेन एक्सपोज्ड इन लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। यानी कि बहुत बड़ी इसमें एक खासियत पाई जाती है, ये विभिन्न प्रकार की वेवलेंथ की लाइट में अपना कलर चेंज कर लेता है, यानी मैक्सिमम अचीव करता है। हर प्रकार की वेवलेंथ की लाइट को ये अचीव करने की कोशिश करता है जिससे ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके। जैसे रेड लाइट में ये ग्रीन कलर अडॉप्ट कर लेता है, इसी तरह ग्रीन लाइट में ये रेडिश ब्लू कलर का हो जाता है। इन येलो लाइट में इट बिकम्स ब्लूइश ग्रीन इन कलर। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट लाइट में ये डिफरेंट कलर का हमको दिखाई देता है और इसका यह एडॉप्टेशन क्रोमैटिक एडॉप्टेशन कहलाता है या गडुको फिनोमेनन कहलाता है। और यह एडॉप्टेशन एल्गा को हेल्प करता है मैक्सिमम सनलाइट को अचीव करने में फॉर द फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए गडुको फिनोमेनन बहुत सिग्निफिकेंट होता है। ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को ये अचीव कर लेता है क्योंकि डिफरेंट कलर में अपने आप को बदल लेता है। अब हम इसके दूसरे कैरेक्टर को देखेंगे, मूवमेंट। हम जानते हैं कि प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होता, किंतु कुछ पौधे हैं जो मूवमेंट शो करते हैं। ऑसिलेटोरिया में हमको 2 प्रकार का मूवमेंट दिखाई देता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट या क्रीपिंग मूवमेंट, और दूसरे मूवमेंट को कहते हैं ऑसिलेटरी मूवमेंट। यहाँ हम ग्लाइडिंग मूवमेंट को देखेंगे। ग्लाइडिंग मूवमेंट, इस मूवमेंट में ये रिदमिक प्रोसेस होती है, यानी ऑसिलेटोरिया आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह से मूव करता रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। और ऐसे मूवमेंट को हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। यहाँ हम दूसरा मूवमेंट देख रहे हैं। इस मूवमेंट में हम देखते हैं कि जो मेन फिलामेंट है वो जितना लेफ्ट जाता है उतना ही राइट जाता है। इसका जो एपिकल सेल है ये इधर की ओर जितना मूव करता है उतना ही राइट साइड में भी मूव करता है। तो बार बार एपिकल सेल इस तरीके से मूवमेंट दिखाता, आगे का जो पार्ट है फिलामेंट का वो मूव करता है लेफ्ट एंड राइट, और इस तरह ये ठीक उसी प्रकार दिखाई देता है जैसे कोई घड़ी हो और नीचे उसका पेंडुलम इस तरह से लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहा हो। और इसीलिए इस मूवमेंट को हम ऑसिलेटरी मूवमेंट कहते हैं। और इसी मूवमेंट के कारण इस जेनरा का नाम पड़ गया ऑसिलेटोरिया, क्योंकि ये ऑसिलेटरी मूवमेंट यहाँ दिखा रहा है। अब हम इसके लास्ट पॉइंट की ओर जाएंगे, रिप्रोडक्शन। हम जानते हैं कि मिक्सोफाइसियन एल्गी प्रिमिटिव एल्गी होती है, इनमें प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनमें रिप्रोडक्शन बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है। ये केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा मल्टीप्लिकेशन करती है, यानी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम केवल एक ही मेथड से करती है, एंड दैट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। The vegetative reproduction, it takes place by the two method. One is the fragmentation and other is the
हार्मोगोनिया फॉर्मेशन। इन दोनों केसेस में फिलामेंट कई पीसेस में टूट जाता है। फ्रेगमेंटेशन को हम देखें, यहाँ फ्रेगमेंटेशन के दौरान ये फिलामेंट देखिए यहाँ 3 भागों में टूट गया है, और टूटने का कारण क्या है? एक्सीडेंट या कोई बाहर से कोई फोर्स लगा। When the filament broken down into several pieces due to the external force, then the phenomenon is called fragmentation। और इस तरह से फिलामेंट का टूटना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। प्रत्येक पीस, ये पीस इसका कहलाएगा फ्रेगमेंट, और प्रत्येक फ्रेगमेंट इसका कैपेबल है, इस तरह के फिलामेंट को बनाने में सक्षम है। इसी तरह हार्मोगोन फॉर्मेशन, यहां भी हम देखते हैं ये फिलामेंट कई खंडों में टूट गया है, लेकिन यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। हियर इंटरनल कॉज इज प्रेजेंट, कारण टूटने का अंदर है, और दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेशन डिस्क और द नेक्रेडिया। ये बीच की कोई इंटरकैलरी सेल, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, सबसे ऊपर की सेल को एपिकल सेल बोलते हैं, सबसे नीचे वाली सेल को बेसल सेल बोलते हैं, और बीच में जितनी सेल पाई जाती है उसे हम इंटरकैलरी सेल बोलते हैं। यहाँ कोई भी इंटरकैलरी सेल अगर बीच में डेड हो गई हो, ये मर गई हो, डेड हो गई है, तो ऐसी सेल को हम नेक्रीडिया बोलते हैं। इसी को हम नेक्रीडिया बोलते हैं। तो यहाँ नेक्रीडिया का फॉर्मेशन हो जाए, सेपरेशन डिस्क का फॉर्मेशन हो जाए, तो यहाँ से इन दोनों का जो जुड़ाव है, जो लिंक है, वो बहुत कमजोर हो जाएगा, और फिलामेंट यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, और ये देखिए 3 भागों में बढ़ गया। एंड एवरी पीस इज कैपेबल टू डेवलप अ न्यू फिलामेंट ऑफ ऑसिलेटोरिया। इस तरह आज आपने ऑसिलेटोरिया के बारे में जाना कि ये ब्लू ग्रीन एल्गा है, और इसमें 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जिसमें पहला है गडकॉफ फेनोमेनन किस में पाया जाता है? तो द गडकॉफ फेनोमेनन इज फाउंड इन ऑसिलेटोरिया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन इसका बनता है ऑसिलेटरी मूवमेंट किस में पाया जाता है? तो मिक्सोफाइसियली ऑसिलेटोरिया इट शोज द ऑसिलेटरी मूवमेंट एंड द ग्लाइडिंग मूवमेंट। इस तरह आज आपने पढ़ा ऑसिलेटोरिया। अब मेरा जो अगला लेक्चर होगा वो क्लोरोफाइसी से होगा। थैंक यू। यदि आपको हमारा पढ़ाया अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और भी बायो के विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर तैयार कर सकें। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था मिक्सोफाइसी के कैरेक्टर्स और नॉस्टॉक पढ़ा था। आज हम आपको दूसरा एल्गा पढ़ा रहे हैं जो मिक्सोफाइसियन है। नाम है इसका ऑसिलेटोरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को जानेंगे। इट बिलोंग्स टू द क्लास मिक्सोफाइसी, ऑर्डर नॉस्टोकेल्स, फैमिली ऑसिलेटोरिएसी, और जीनस का नाम है ऑसिलेटोरिया। इसके ये मेन कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं। इसे 1 बाय 1 हम यहाँ पढ़ दे रहे हैं, इसके बाद हम इसे समझाते हैं। इट इज फाउंड इन एक्वेटिक एंड सब एरियल हैबिटेट। मतलब क्या हुआ? ये एल्गा हमें पानी में भी दिखाई देता है, और सब एरियल कंडीशन जहां मड जैसा हो, कीचड़ जैसा हो, यानी लैंड भी है और वाटर भी है, सब एरियल कंडीशन में भी ये दिखाई देता है। इट इज अनब्रांच फिलामेंटस एल्गा। यहाँ देखिए ये इसका ट्राइकोम है। ट्राइकोम इसलिए कहते हैं क्योंकि हेयर लाइक बहुत ही पतला फिलामेंट होता है इसका। तो इसका फिलामेंट हमें कैसा दिखाई दे रहा है? अनब्रांच। इसमें कोई भी अगल बगल लेटरल ब्रांच यानी इधर या उधर
कोई भी लेटरल ब्रांच की ग्रोथ नहीं हुई है। अगले पॉइंट को हम देखें, ईच सेल ऑफ ट्राइकोम इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर। कहने का मतलब क्या है, मैंने पिछले टर्म पे भी बताया था कि सेल दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है और दूसरी यूकैरियोटिक होती है। जो मिक्सोफाइसियन एल्गी होती है, जितनी भी एल्गी मिक्सोफाइसियन हो, मिक्सोफाइसी की क्लास को बिलोंग करती हो, सभी में सेल प्रोकैरियोटिक होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी प्रत्येक सेल के पास जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, अनडेवलप्ड होगा। सो द सेल्स आर undeveloped या primitive type cells are found because these cells has very primitive, ill-developed, undeveloped nuclear system. Next point अगर हम देखें, the breadth of the cell is more than the height. हम हर सेल को देखें तो इसकी ये लंबाई कम है और चौड़ाई ज्यादा है, यानी ऑसिलेटोरिया की प्रत्येक सेल लंबी कम होती है, लंबाई देखिए कम है और चौड़ाई ज्यादा होती है। अगले पॉइंट को हम देखें, द एपिकल सेल हैज थिकेंड मेम्ब्रेन विच इज नोन एज कैलिप्ट्रा। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिसका ये एपिकल सेल, सबसे ऊपर वाली सेल, ये थिकेंड हो जाती है, सेल वॉल बहुत मोटी हो जाती है और इसी स्पेशल स्ट्रक्चर को हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज कैलिप्ट्रा? सो कैलिप्ट्रा इज द एपिकल सेल विच हैज वेरी थिक सेल वॉल। और ये सेल वॉल इस रूप में भी हमको एपिकल सेल दिख सकती है, एक्यूमिनेट टाइप भी दिखाई दे सकती है और कैपिटेट, जैसे कोई कैप पहना दिया गया हो, इस तरह भी हमको कैलिप्ट्रा दिखाई देता है। अगले पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं, द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, यानी इनकी जो सेल वॉल होती है, हम जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स में यही अंतर है। प्लांट की जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन बाहर से एक आवरण से घिरी होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जबकि एनिमल के केस में हमको सेल वॉल दिखाई नहीं देता। यहाँ इस एल्गा की जो सेल वॉल है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी है, जिसमें साथ में और क्या पाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड और फैटी एसिड। ये चारों चीजें मिल करके यहाँ सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रही है। एवरी सेल इज डिफरेंशिएटेड इनटू क्रोमोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी इसकी प्रत्येक सेल चूंकि प्रिमिटिव टाइप की सेल है और जो भी सेलुलर कंटेंट है वो किनारे की ओर हमको दिखता है, यानी इसका प्लास्टिड, इसका जो लैमेली के रूप में या थैलेकॉइड के रूप में यहाँ पर हमको प्लास्टिड दिखाई देता है, या रिजर्व फूड मटेरियल जो बना है वो भी हमको यही किनारे दिखाई देता है। और यहीं पर पिगमेंट पाए जाते हैं, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गा है ये, मिक्सोफाइसियन एल्गा आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गा। चूंकि ब्लू ग्रीन है इसीलिए इसके पास जो मेन पिगमेंट है वो कौन से हैं, क्लोरोफिल ए है, फाइकोसाइनिन सी है, फाइकोइरिथ्रिन सी है। ये तीन पिगमेंट इसमें डोमिनेंटली पाए जाते हैं। कौन कौन सा मैंने कहा, क्लोरोफिल ए होगा, फाइकोइरिथ्रिन सी होगा और फाइकोसाइनिन सी होगा। ये तीन पिगमेंट के कारण ही इस एल्गा का कलर ब्लूइश ग्रीन होता है। अब हम अगले पॉइंट की ओर ध्यान दें तो यहाँ मैंने एक फिनोमेनन लिखा है जिसका नाम है गडुको फिनोमेनन। और इस गडुको फिनोमेनन, इस फिनोमेनन को देखने वाले जो साइंटिस्ट थे, फाइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था गडुको और उन्हीं के नाम पर इस फिनोमेनन का नाम पड़ गया गडुको फिनोमेनन। और इसमें होता क्या है, ऑसिलेटोरिया डेवलप्स डिफरेंट शेड्स व्हेन एक्सपोज्ड इन लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, यानी कि बहुत बड़ी इसमें एक खासियत पाई जाती है, ये विभिन्न प्रकार की वेवलेंथ की लाइट में अपना कलर चेंज कर लेता है, यानी मैक्सिमम अचीव करता है। हर
प्रकार की वेवलेंथ की लाइट को ये अचीव करने की कोशिश करता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके। जैसे रेड लाइट में ये ग्रीन कलर अडॉप्ट कर लेता है, इसी तरह ग्रीन लाइट में ये रेडिश ब्लू कलर का हो जाता है। इन येलो लाइट में इट बिकम्स ब्लूइश ग्रीन इन कलर। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट लाइट में ये डिफरेंट कलर का हमको दिखाई देता है, और इसका यह एडॉप्टेशन क्रोमैटिक एडॉप्टेशन कहलाता है या गडुकोव फिनोमेनन कहलाता है। और यह एडॉप्टेशन एल्गा को हेल्प करता है मैक्सिमम सनलाइट को अचीव करने में फॉर द फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए गडुकोव फिनोमेनन बहुत सिग्निफिकेंट होता है। ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को ये अचीव कर लेता है, चूंकि डिफरेंट कलर में अपने आप को बदल लेता है। अब हम इसके दूसरे कैरेक्टर को देखेंगे, मूवमेंट। हम जानते हैं कि प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होता, किंतु कुछ पौधे हैं जो मूवमेंट शो करते हैं। ऑसिलेटोरिया में हमको दो प्रकार का मूवमेंट दिखाई देता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट या क्रीपिंग मूवमेंट, और दूसरे मूवमेंट को कहते हैं ऑसिलेटरी मूवमेंट। यहाँ हम ग्लाइडिंग मूवमेंट को देखेंगे। ग्लाइडिंग मूवमेंट, इस मूवमेंट में ये रिदमिक प्रोसेस होती है, यानी ऑसिलेटोरिया आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह से मूव करता रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, और ऐसे मूवमेंट को हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। यहाँ हम दूसरा मूवमेंट देख रहे हैं। इस मूवमेंट में हम देखते हैं कि जो मेन फिलामेंट है वो जितना लेफ्ट जाता है उतना ही राइट जाता है। इसका जो एपिकल सेल है ये इधर की ओर जितना मूव करता है उतना ही राइट साइड में भी मूव करता है। तो बार बार एपिकल सेल इस तरीके से मूवमेंट दिखाता, आगे का जो पार्ट है फिलामेंट का वो मूव करता है लेफ्ट एंड राइट, और इस तरह ये ठीक उसी प्रकार दिखाई देता है जैसे कोई घड़ी हो और नीचे उसका पेंडुलम इस तरह से लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहा हो, और इसीलिए इस मूवमेंट को हम ऑसिलेटरी मूवमेंट कहते हैं। और इसी मूवमेंट के कारण इस जेनरा का नाम पड़ गया ऑसिलेटोरिया, क्योंकि ये ऑसिलेटरी मूवमेंट यहाँ दिखा रहा है। अब हम इसके लास्ट पॉइंट की ओर जाएंगे, रिप्रोडक्शन। हम जानते हैं कि मिक्सोफाइसियन एल्गी प्रिमिटिव एल्गी होती है, इनमें प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनमें रिप्रोडक्शन बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है। ये केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा मल्टीप्लिकेशन करती है, यानी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम केवल एक ही मेथड से करती है, एंड दैट इज द वेजिटेटिव reproduction. The vegetative reproduction, it takes place by the two method. One is the fragmentation and other is the harmogonia formation. इन दोनों केसेस में फिलामेंट कई पीसेस में टूट जाता है। फ्रेगमेंटेशन को हम देखें, यहाँ फ्रेगमेंटेशन के दौरान ये फिलामेंट देखिए यहाँ 3 भागों में टूट गया है, और टूटने का कारण क्या है? एक्सीडेंट या कोई बाहर से कोई फोर्स लगा। When the filament broken down into several pieces due to the external force, then the phenomenon is called fragmentation. और इस तरह से फिलामेंट का टूटना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। प्रत्येक पीस, ये पीस इसका कहलाएगा फ्रैगमेंट, और प्रत्येक फ्रेगमेंट इसका कैपेबल है इस तरह के फिलामेंट को बनाने में सक्षम है। इसी तरह हार्मोगोन फॉर्मेशन, यहाँ भी हम देखते हैं ये फिलामेंट कई खंडों में टूट गया है, लेकिन यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है। हियर इंटरनल कॉज इज प्रेजेंट, कारण टूटने का अंदर है, और दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेशन डिस्क आर द नेक्रेडिया। ये बीच की कोई इंटरकैलरी सेल, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, सबसे ऊपर की सेल को एपिकल सेल बोलते हैं, सबसे नीचे वाली सेल को बेसल सेल बोलते हैं,
और बीच में जितनी सेल पाई जाती है उसे हम इंटरकैलरी सेल बोलते हैं। यहाँ कोई भी इंटरकैलरी सेल अगर बीच में डेड हो गई हो, ये मर गई हो, डेड हो गई है, तो ऐसी सेल को हम नेक्रीडिया बोलते हैं। इसी को हम नेक्रीडिया बोलते हैं। तो यहाँ नेक्रीडिया का फॉर्मेशन हो जाए, सेपरेशन डिस्क का फॉर्मेशन हो जाए, तो यहाँ से इन दोनों का जो जुड़ाव है, जो लिंक है, वो बहुत कमजोर हो जाएगा और फिलामेंट यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा और ये देखिए 3 भागों में बढ़ गया। एंड एवरी पीस इज कैपेबल टू डेवलप अ न्यू फिलामेंट ऑफ ऑसिलेटोरिया। इस तरह आज आपने ऑसिलेटोरिया के बारे में जाना कि ये ब्लू ग्रीन एल्गा है और इसमें 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जिसमें पहला है गडकॉफ फेनोमेनन किस में पाया जाता है, तो द गडकॉफ फेनोमेनन इज फाउंड इन ऑसिलेटोरिया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन इसका बनता है ऑसिलेटरी मूवमेंट किस में पाया जाता है, तो मिक्सोफाइसी एल्गी ऑसिलेटोरिया इट शोज द ऑसिलेटरी मूवमेंट एंड द ग्लाइडिंग मूवमेंट। इस तरह आज आपने पढ़ा ऑसिलेटोरिया। अब मेरा जो अगला लेक्चर होगा वो क्लोरोफाइसी से होगा। थैंक यू। यदि आपको हमारा पढ़ाया अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और भी बायो के विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर तैयार कर सकें। थैंक यू।